हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं आज ये नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आवेश के प्रकार, धन आवेश, ऋण आवेश, उसके बाद सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, इन सब के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो आज बच्चों उसी से संबंधित कुछ और बातें हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन बनाकर प्रश्न ये है, किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या अर्थ है? किसी वस्तु या पदार्थ के आवेशित होने का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों पूछता है किसी वस्तु या पदार्थ के आवेशित होने का क्या अर्थ है। तो पता है किसी वस्तु का आवेशित होने का अर्थ यह है कि उस वस्तु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का कम या अधिक होना, अर्थात जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा इसका मतलब उस पर आएगा ऋण आवेश, और जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उस पर आ जाता है धन आवेश। क्लियर? तो यही चीज है किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ। तो चलिए लिखते हैं कि किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ है किसी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ यह है कि वस्तु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का कम या अधिक होना, कम या अधिक होना, अर्थात जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तब वस्तु पर ऋण आवेश, तथा जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तब वस्तु पर धन आवेश आ जाता है। क्लियर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या अर्थ है। तो उस किसी भी वस्तु के आवेशित होने का अर्थ यह है कि इस वस्तु के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का कम होना या अधिक होना, अर्थात जब किसी वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस वस्तु पर धन आवेश, और जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इसी के नियमानुसार आवेश को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किए। अभी बताया गया कि वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे और वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट, इन्होंने बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। तो चलिए बच्चों इससे संबंधित कुछ हम ऐसे पदार्थ लेते हैं और उनको बताते हैं कि कौन कौन से धन आवेश है, कौन से ऋण आवेश। कॉपी कर लीजिए। हटा देते हैं। चलिए
इसी का आगे लिखना है धनावेशित पदार्थ, एक कॉलम बनाना और एक कॉलम में ऋणावेशित पदार्थ। चलिए बच्चे इनको याद रखना है 2-4 पॉइंट। और मैंने आपको कल ही बताया था कि कोई भी वस्तु धन आवेशित है या ऋण आवेशित, इस चीज को पता लगाने के लिए हम केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। चलिए नंबर 1, कांच की छड़, कांच की छड़ और रेशम की छड़ या रेशम का कपड़ा। क्या बच्चे, इन दोनों को जब आपस में रगड़ेंगे ना तो कांच की छड़ पर धन आवेश और रेशम की छड़ पर ऋण आवेश। क्लियर? चलिए और पॉइंट देख लेते हैं। ऊन, प्लास्टिक, ऊन हो गया प्लास्टिक। तीसरा पॉइंट, फर या ऊन और यहां पर अंबर नामक पदार्थ, अंबर नामक पदार्थ। एक और ले लेते हैं, सूखे बाल और कंघी। क्लियर? बहुत इतना 4 अधिकतर पूछा जाता है बच्चों, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। तो याद रखना है इन दोनों में जो भी पहला पॉइंट है और ये दूसरा, इन दोनों को आपस में जब भी रगड़ा जाएगा तो इधर वाले जो पदार्थ लिखे गए हैं इस पर धन आवेश आएंगे और इधर वाले पार्ट पर ऋण आवेश आएंगे। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, नोट करके एक चीज लिखना, कोई भी वस्तु धन आवेशित है या ऋण आवेशित, या ऋण आवेशित धन आवेशित है या ऋण आवेशित, या केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? तो ये चीज मान लेते हैं भी कांच की छड़ है और रेशम की कपड़ा है। अब इनको आपस में हम रगड़ दिए तो रगड़ने के बाद पता चले कौन सा धन आवेश है कौन सा ऋण आवेश। तो प्यारे बच्चे प्रयोग करके दिखाया गया था कि धन आवेश को धन आवेश के साथ अगर हम संपर्क में ले जाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो वही चीज यहाँ प्रायोगिक कार्यक्रम में भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम केवल व्यक्त कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो है धन आवेशित है या कौन सा ऋण आवेशित। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नया टॉपिक। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चे बहुत बेसिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग मेहनत करिए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसमें जो आपको न समझ में आए। अभी आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। अभी बहुत से बेसिक हैं जो भी हम लोग को पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए बच्चे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग का नाम है आवेश का गुण या आवेश के गुण। हेडिंग का नाम लिखिएगा आवेश के गुण। चलिए नंबर 1, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या
प्रतिकर्षण। प्यारे बच्चों याद करते चलना है सबको, आकर्षण या प्रतिकर्षण का आपको पता बच्चों कल ही वाले लेक्चर में बताया गया था कि विजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं विजातीय आवेश प्रतिकर्षित सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। क्लियर बच्चों? ये पहला पॉइंट है कि अर्थात आवेशों में प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण होता है। तो आकर्षण का गुण किस पर होता है? जब विजातीय आवेश होंगे प्लस माइनस या माइनस प्लस धन आवेश ऋण आवेश के बीच यहाँ पर आकर्षण होगा। और समान प्रकार के आवेश अर्थात सजातीय आवेश जैसे प्लस प्लस धन आवेश ऋण आवेश और ऋण आवेश इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग का नाम लिखेंगे विद्युत आवेश के योज्यता नियम का नियम। तो आवेश की योज्यता का नियम मतलब कोई निकाय बच्चों, इस निकाय का कुल आवेश जो होगा उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। चलिए देखते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? अर्थात जैसे मान लेते हैं कोई निकाय है, इस निकाय में प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 है, तो इस निकाय का जो कुल आवेश है वह निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। अर्थात निकाय का कुल आवेश कैपिटल Q मान लेते हैं बच्चों, बराबर Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। क्लियर बच्चों? या इन्हीं को शॉर्टकट में फार्मूला के रूप में लिखना चाहे तो कैपिटल Q बराबर सिग्मा QI, अर्थात I बराबर 1 से I बराबर n। ठीक है बच्चों? तो ये कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। दोनों कोड समझ में आया बच्चों? ठीक, समझते चलिए, कॉपी करते चलिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उसी का आगे नोट में लिखना है, नोट, यदि निकाय का कुल आवेश
या नेट आवेश शून्य हो तब वह निकाय उदासीन होगा। क्लियर बच्चों? उदासीन मतलब अनावेशित, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं। बात समझ में? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। यदि किसी निकाय का जो है कुल आवेश क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या बोले बच्चों? उदासीन। और उदासीन या अनावेशित पदार्थ पर बच्चों केवल धनात्मक या केवल ऋणात्मक नहीं होता है। कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई भी निकाय है, अगर इसमें प्लस प्लस केवल लिख दे, प्लस 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 प्लस, तो बच्चों ये धनावेशित क्या है? धनावेशित। और दूसरा अगर हम ले लें बच्चों माइनस 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 माइनस, तो ये क्या हुआ बच्चों? ऋणावेशित। अब प्यारे बच्चों का हम ये कह दें कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, अगर देखा जाए बच्चों इस पर जो नेट टोटल आवेश होगा Q का मान क्या होगा? शून्य होगा। एक प्लस एक माइनस शून्य, एक प्लस एक माइनस शून्य हो गया। इसका मतलब इनको या करके ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश मतलब है नहीं। इसका मतलब जो उदासीन पदार्थ होता है या उदासीन वस्तु होती है उस पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या बराबर होती है। क्लियर? ये चीज कॉपी कर लेना बच्चों। ये है उदासीन पदार्थ, उदासीन, ये भी उदासीन ही है। तो उदासीन में धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, केवल एकदम ऐसे खाली बॉक्स रहेगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए आप। चलिए आगे। अर्थात यहां से निष्कर्ष निकलता है, उसके आगे लिखना फिगर के आगे नोट में या ऐसे। अतः उदासीन पदार्थ, उदासीन या अनावेशित पदार्थ, अनावेशित पदार्थ में धन आवेश तथा ऋण आवेश बराबर होते हैं। अर्थात नेट आवेश कैपिटल Q का मान शून्य होता है। क्लियर बच्चों? तो एक चीज काफी इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तीसरा गुण इसका यह है आवेश का वेग पर प्रभाव। तीसरा, आवेश का वेग पर प्रभाव। तो प्यारे बच्चों आवेश का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वेग चाहे जो भी हो लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश वही होगा जो होता है। क्लियर? जबकि यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान पर, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले आवेश का वेग पर प्रभाव, वेग पर कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश पर वेग का प्रभाव ऐसे दिखता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात आवेश जो है ये जो है वेग पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। ठीक है? वेग चाहे जो भी हो इलेक्ट्रॉन का आवेश वही। तो लिख लेते हैं यदि इसी में यदि
आवेश v वेग से गतिमान हो, v वेग नहीं 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान हो, तब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻⁻19 कूलाम ही होगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ही आवेश की बात किया जा रहा है। चाहे जितना भी वेग हो जाए, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वेग चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन इसके आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? ये चीज। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो जबकि बच्चों इसी में एक नोट पॉइंट याद रखना है, इसी में है नोट, द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों ये प्रभावित होता है, प्रभाव पड़ता है, याद रखना। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार बताए थे। किसके अनुसार? ध्यान देना, ये प्रभावित होता है कि डेल्टा यम बराबर यम नॉट अपान रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, अर्थात द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है बच्चों? यम नॉट अपान रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो बच्चों ये आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है, लिख लेना इसको जरूर बच्चों। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया, जहां यम नॉट क्या बच्चों? विराम द्रव्यमान। क्लियर? और डेल्टा एम क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन। जहां वी क्या है? वेग है। जब द्रव्यमान क्या था? विराम के रूप में था, वेग। और ए जो है प्रकाश की चाल। तो प्यारे बच्चों देखिए, द्रव्यमान और आवेश में यही अंतर है, दोनों में सिर्फ यही एक अंतर है जो कि बहुत खास, कि द्रव्यमान जो है वेग पर निर्भर करता है, जबकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वेग कुछ भी हो, जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। वेग में परिवर्तन होगा तो द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। क्लियर? एक चीज आप तो कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि और आप सिलेबस है, बट इसी से हम कंपेयर करके समझेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मिटा दें। कितना पॉइंट है बच्चों? 3। चौथा पॉइंट, आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर बच्चों? तो ये 4-5 गुण है जो आवेश के गुण के रूप में माने जाते हैं। क्लियर? तो अच्छे से इनको कॉपी कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आते हैं कुछ नया टॉपिक, फिर से पढ़ते हैं। चलिए देखा जाए, मिटा दे बच्चों। चलिए हेडिंग का नाम डालिए बच्चों, विलिखित निकाय। विलिखित निकाय
आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों विलगित निकाय क्या है? वह निकाय जिसको न तो ऊपर से आवेश दिया जा सकता है और न उस निकाय में उपस्थित आवेश को निकाला जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज, वह निकाय जिसे न तो बाहर से आवेश दिया जा सकता है और न ही निकाय के अंदर से आवेश निकाला जा सकता है। क्लियर बच्चों? तो कोई ऐसा निकाय जिससे न तो बाहर से कोई आवेश दिया जा सकता और न ही उसके अंदर से आवेश को निकाला जा सकता है, ऐसा निकाय क्या कहलाता है बच्चों? विलगित निकाय अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम। कॉपी कर लीजिए बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए बच्चों देखते हैं। विलगित निकाय हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट जरूर करिए कि कैसे लग रहा है। ठीक है? और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आने वाले न्यू वीडियो आप लोग को प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो लगे रहिए प्यारे बच्चों, मेहनत करिए। बहुत बेसिक से आप लोग को फिजिक्स सिखाया जाएगा, तो पढ़ेंगे, मजा आएगा। कंटिन्यूटी बनाए रखिए बस। ठीक है? तो चलते देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी वही है कि इस नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? तो ये था एक सिंपल परिभाषा इसका कि इस नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। बट तो और इसको डिफाइन किया जाए तो अर्थात किसी विलगित निकाय का
का कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। या किसी विलिखित निकाय, किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश अर्थात ऐसे लिखते कुल आवेश शून्य रहता है। या प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश तथा प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश बराबर होता है। तो कई परिभाषा लिख दी प्यारे बच्चों अलग अलग लेवल का। तो चाहे आप इसको याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, जो भी याद रखिए हम सबको डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है। तो किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है अर्थात अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि और अच्छे तरीके से समझने के लिए किसी विलिखित निकाय का कुल आवेश शून्य रहता है, या और दूसरे भाषा में समझने के लिए कि प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश तथा प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश बराबर होता है। क्लियर। तो कॉपी कर लीजिए बच्चों, आगे फिर चलते हैं, एग्जांपल देते हैं, उसके बाद फिर आगे समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, देखते हैं एक एग्जांपल। पहले सूत्र लिखते हैं इसके लिए, अर्थात सूत्र यहां पर बनेगा बच्चों, अर्थात आवेश संरक्षण के नियमानुसार, आवेश संरक्षण के नियमानुसार प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश, नेट आवेश मतलब कुल आवेश, बराबर प्रक्रिया के बाद कुल आवेश या नेट आवेश। फिर यहां सिग्मा क्यू आई बराबर सिग्मा क्यू एफ, सिंबल के रूप में सिग्मा क्यू आई बराबर सिग्मा क्यू एफ, या सिग्मा कैपिटल क्यू आई या सिग्मा क्यू बराबर 0, मतलब टोटल आवेश ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज null। क्लियर। तो कॉपी कर लीजिए, एग्जांपल देखते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी से हम लोग प्रूव करें क्या आवेश संरक्षण का नियम सत्य है कि असत्य है। क्लियर। चलिए देखते हैं, मजा आ रहा है बच्चों? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करिए कैसे लग रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल के तौर पर बच्चों ये हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे मौखिक, उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर और रेशम की छड़ पर आवेश की मात्रा जो भी होती है बराबर, लेकिन परिमाण में बराबर, लेकिन चिन्ह में क्या होते हैं विपरीत। अर्थात किसी कांच की छड़ पर जितना धन आवेश आएगा रेशम की छड़ पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्लियर। ये चीज। दूसरा एग्जांपल जिससे आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, देखते हैं। यानी
NaCl ले लिया है, यहाँ पर Na प्लस फिर Cl माइनस। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं प्रक्रिया के पूर्व और एक प्रक्रिया के पश्चात। ठीक है, कुल धन आवेश एक कॉलम बनाना, दूसरा है कुल ऋण आवेश, उसके बाद नेट आवेश। नेट आवेश मतलब कुल आवेश। चलिए बच्चों देखते हैं, समझ में आ रहा है? इसी को हम एग्जाम्पल लिए इसको बनाए। NaCl प्रक्रिया के पूर्व देखा जाए तो कुल धन आवेश, कुल धन आवेश कितना है? वही धन आवेश इधर है क्या? नहीं, शून्य। कुल ऋण आवेश शून्य। ठीक है, नेट आवेश कितना होगा? शून्य होगा। भाई जोड़े भी प्रक्रिया के पूर्व की बात है, ध्यान से समझना। प्रक्रिया के पूर्व मतलब NaCl, कुल धन आवेश कितना है? शून्य। कुल ऋण आवेश कितना है? शून्य। तो नेट आवेश कितना होगा? शून्य। चलिए इधर आ जाते, प्रक्रिया के बाद में Na पर कुल धन आवेश कितना है? +1 +1। प्रक्रिया के बाद कुल ऋण आवेश कितना? माइनस, मतलब 1। ऐसे लिख सकते हैं 1 1। भाई धन आवेश ऋण आवेश और टोटल नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0 होगा यार। +1 और -1 क्या बन जाएगा? 0। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात सिग्मा QI बराबर सिग्मा QM। अतः सिग्मा QI बराबर सिग्मा QM। इसका भी मान देख रहे हैं बच्चों क्या है? भाई प्रक्रिया के पूर्व ये कितना है? 0। ये भी कितना है? 0। बराबर करके लिख देते हैं 0। क्लियर? तो ये चीज कॉपी कर लीजिए और एक एग्जांपल देते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल। अतः आवेश संरक्षण के नियम को ध्यान लिख लेना। अतः आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल, यूरेनियम 9238 अल्फा कण की बमबारी कराया गया तो निकलता है थोरियम 90234 और हीलियम का नाभिक भी निकलता है 2He। चलिए बच्चों देखते हैं प्रक्रिया के पूर्व कुल धन आवेश। प्रक्रिया के पूर्व कुल धन आवेश कितना है? 92। कुल ऋण आवेश, भाई ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें, धन आवेश की बात करें तो यही तो है 92। अच्छा प्रक्रिया के बाद में आ जाए तो कुल धन आवेश इधर आपका 90 और +2 और बराबर कितना बच्चे? यहाँ पर ऋण आवेश तो है, मतलब कुल टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका इतना बना, तो टोटल कितना हो गया? 92 He। तो कुल नेट आवेश कितना बन गया इधर बच्चों? 92 और इधर कितना बना बच्चों? 92। अतः सिग्मा QI बराबर QF बराबर कितना हो गया? 9/2। क्लियर? अतः आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो प्यारे बच्चों आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। कॉपी करते रहिए और नोट्स तैयार करते चलिए। यही अच्छा हेडिंग कंप्लीट हुआ आवेश संरक्षण का नियम। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक, आगे कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा कल भी कि आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, द्रव्यमान में परिवर्तन, काफी अच्छे अच्छे टॉपिक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए। आगे कल मिलते हैं बच्चों।